सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर के जो पॉलिटी वाला जो क्वेश्चन है उसको आज हम मतलब 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे पूरा सेकेंड पेपर को। आज हम लोग पहला पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आज कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग को अच्छे समझना है, बस एक समझिए, ये एक समझ डेवलप करनी है कि हमको कोई चीज़ पढ़ना कैसे है ना, और इसके अलावा क्वेश्चन को समझना कैसे है, लिखना कैसे है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पूरा एक तरीके से समझिए कि एक ओवरव्यू चल रहा है, पूरा एकदम एग्जैक्टली आंसर आपको नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी में पहले देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है ना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उद्देश्य से भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए। भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए मतलब ये है कि यहां, अरे कलर दूसरा, एक ये हो गया, भ्रष्ट आचरण की विवेचना करना है हमको, किसके अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं भ्रष्टाचार को आपको इस तरीके से आपको डिस्कस कर लेना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 उसके अनुसार बात हो रही है, ध्यान रखना है इस चीज़ का ना। इसमें से कोई भी एक भी की आपने छोड़ दिया है, कीवर्ड आपने छोड़ दिया है, तो फिर क्वेश्चन जो है आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे और एग्जैक्टली जो लिखना है वो आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखना है आपको कि जो भी कीवर्ड है और सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये भी ध्यान रखना है ना। मतलब ऐसा है कि इसको आप एकदम इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं, इसको इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं, ये अलग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, है ना। तो कहीं से भी कोई लिंक जो है वो छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उद्देश्य से भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत, है ना, अनुपात में संपत्ति में वृद्धि असम्यक असर सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से देखेंगे आप ना तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल आएगी। अब इसको क्या करना है, आपको एक सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। यहाँ इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ देता हूँ इसको ना। डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस, जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसको डिस्कस करना है, और जो फॉर द पर्पज ऑफ क्या, ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है ना। यहाँ पे कह रहा है डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल Act 1951, analyze whether the increase in the assets of the legislators and or their associates disproportionate to their known sources of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice, है ना, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसको बहुत ध्यान समझने की ज़रूरत है। पहले तो सबसे पहले जो हम लोग को समझना है वो ये समझना है कि जो आपका पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1951 है ना, उसमें जो आपका करप्ट प्रैक्टिसेस की बात किया है, इसको आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, मतलब भ्रष्ट आचरण क्या चीज़ है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें जो भी चीज़ दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है। मतलब आप अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जिससे जो फेयर एंड जो इम्पार्शियल जो आपका इलेक्शन होना चाहिए, है ना, वो चीज़ जो है अगर नहीं हो पा रहा है, वो कहीं से क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो सारे एक्टिविटीज़ जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके करप्ट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू PRA एक्ट 1951। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अच्छे समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होगी। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करते हैं, आप पैसा रिश्वत देते हैं कि हमारे पक्ष में वोट दो, आप पैसा देते हैं मीडिया को और पेड न्यूज़ वगैरह चलवाते हैं जो अपना विरोधी पक्ष है उसको क्या करने के लिए, बदनाम करने के लिए, या फिर आप ऐसा करते हो कि वहाँ पे कुछ ऐसा उड़दंग करा देते हो जिसकी वजह से वहाँ पे जो पोलिंग हो रहा है वो गड़बड़ होने लगता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप और क्या करा सकते हो, आप जाति धर्म आदि के नाम पे आप वोट मांगते हो, है ना। इसके अलावा किसी भी तरीके के इस तरह का कोई भी काम करते हो, या फिर जो एक लिमिट बनाया गया है जो एक्सपेंडिचर का, खर्च का, चुनाव में कितना खर्च किया जाना चाहिए, आप उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, तो ये सभी प्रैक्टिसेस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमारा जो मेन जो चीज़ है वो क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, इलेक्शन के संदर्भ में ही, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही बात होना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ, है ना। तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से, है ना। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं
ये कह रहा है क्या कि विश्लेषण कीजिए, एनालाइज करना है हमको कि विधायकों एवं अथवा उनके सहयोगियों की आय, मतलब जो विधायक हैं उनके अपने सहयोगी होंगे, उनके अपने होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर उनके आय के ज्ञात स्रोत, मतलब उनके पास ज्ञात स्रोत ये है कि इनकी सैलरी इतनी है, इनकी ये दुकान चलता है, ये है, मतलब सारे जितने नॉन सोर्सेस हैं उससे आपको ये पता चलता है कि इनकी जो इनकम होगी वो इतनी होगी, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे उनकी जो इनकम होती है ना वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, यानी उनके पास बहुत पैसे आ जाते हैं। तो बहुत पैसे आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वृद्धि जो है असम्यक असर यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है सृजित करता है। मतलब क्या करता है वो, मतलब आप बहुत पैसे वाले, आप जानते हैं ना धनपति बाहुबली ये सब जो चीज़ें हैं, पैसे के साथ पावर भी आता है, जानते हैं कि नहीं जानते। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत दे सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने इलेक्शन कैंपेन में पैसे खर्च करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आप पेड न्यूज़ चलवा करके विरोधी को परेशान कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं। नहीं, बहुत तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये अनड्यू जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। मतलब जो एक कहना चाहिए कि एक जो ना चाह, मतलब नहीं होना चाहिए वैसे प्रभाव को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है ना। इसका मतलब ये है कि अपरिणामता भ्रष्ट आचरण है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार का भ्रष्ट आचरण है। भ्रष्ट आचरण है कि नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके ज्ञात स्रोत हैं उसके प्रोपोर्शन में ही क्या होना चाहिए, आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा संपत्ति अगर हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसको भी क्या करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, उसको जानना चाहिए कि इतने पैसे आपके पास कहाँ आ रहे हैं। और जब भी आपके पास इस तरीके से पैसा अगर बढ़ता चला जा रहा है, आपने देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे विधायक MP वगैरह होंगे जो कभी मिनिस्टर बन गए हों या नहीं भी बने हुए हों, लेकिन उनके पास अचानक जो है 5 सालों में इतने पैसे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी बना लेते हैं। सही बात है कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उनका पावर भी बढ़ता जाता है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है और इलेक्शन को कई तरीके से प्रभावित करने लगते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से ये भ्रष्ट आचरण है या नहीं है। अगर इस तरीके से, अगर यहाँ समझिएगा इस चीज़ को, भ्रष्ट आचरण का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास जितना नॉन सोर्सेस है, ज्ञात स्रोत हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शन में आपके पास पैसा है, संपत्ति है, तब तो ठीक है। लेकिन जितना आपने बताया है उससे ज़्यादा आपके पास क्या हो रहा है, संपत्ति है। अगर जितना आपने बताया है उससे ज़्यादा अगर संपत्ति है तो आप इलेक्शन को और ज़्यादा प्रभावित करेंगे ना। ये इस तरीके समझिए कि जैसे आप मान लीजिए आपने स्रोत बताया है A, है ना, B बताया, C बताया है, तो इसके ज़रिए से आपके पास कमाई हो रही है 100 रुपये की, ठीक है ना। आपने यही डिक्लेयर किया है। जो इलेक्शन में आप फॉर्म फिल करते हैं ना, और अपने सारे एसेट्स वगैरह, सारी प्रॉपर्टी वगैरह, सारे अपने नॉन जो स्रोत है आपके कमाई के, वो सभी आप क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं ना। ये बात समझ आ रही है ना, डिक्लेयर करते हैं ना। अब वहाँ पे क्या हुआ, आपने डिक्लेयर किया है 100 रुपया, और आपके पास जो है संपत्ति कितने की आ रही है, संपत्ति कितने की हो रही है, 200-500 रुपए की हो जा रही है, मतलब कई गुना ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आय के स्रोत को सही से नहीं बताया है, नहीं डिक्लेयर किया है, और आपके पास उससे ज़्यादा संपत्ति है, और उसके बाद आप तो कमाएंगे भी बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो आप क्या हो गए, धनपति, धनबल आपके पास आ गया ना। इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देंगे कि नहीं देंगे। जैसे आप रिश्वत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे से वोट खरीदेंगे, आमतौर पे देखा जाता है ये चीज़, है ना। आप तो ये आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में तो दारू मुर्गा वगैरह बढ़ता है, उतने में ही लोग वोट दे देते हैं। सही बात है कि नहीं। इलेक्शन के टाइम उन लोग के लिए रात रात से पार्टी चलती है, काम धंधा सब छोड़ देते हैं, और वो क्या बोलते हैं, रात भर दारू मुर्गा खा के एकदम बकरा खा कर मस्त रहते हैं एकदम, है ना। उनके लिए क्या होता है, वो त्यौहार होता है एक तरीके से, क्योंकि मालूम है कि यही जो है वही मिलने वाला है, 5 साल के बाद कोई हमको देखने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, इसी को ही इंजॉय कर लो। मतलब बड़ी अजीब सी बात है ये देश के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, कब बहुत छोटी है यार, थैंक यू, फिर भी ठीक है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो अब ये बताइए कि ये करप्ट प्रैक्टिस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मतलब ये है, ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये वाला जो एक्टिविटी है कि आप जो है डिक्लेयर कर रहे हो इतनी संपत्ति, नॉन सोर्सेस आप बताते हो ये सोर्स मेरे पास, इससे मेरी इतनी संपत्ति है ना, और एक्चुअल में आपके पास संपत्ति क्या है, उससे कई गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा। क्यों नहीं, क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि आप इस पैसे का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, चुनाव को प्रभावित करने में कर सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति रखना एक तो अपने आप में ही गलत बात है। अगर यहाँ पे बात किया जाए इलेक्शन को प्रभावित करने वाली बात, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, रिश्वत दे सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अपने जो आपके जो ऑफिस जो है उसका जो मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो सारी चीज़ें हैं, आप जो मतलब अपने ऑफिस वाले जो है वो रिसोर्सेज का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो जितना लिमिट बनाया गया है इतना खर्च करना चाहिए एक आदमी को, उससे आप ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप उस पैसे से कर सकते हो। अब ये बताइए आप कि ऐसे में एक प्रत्याशी जो है, जो गरीब है या फिर कम पैसे वाला है, तो क्या उसके लिए वहाँ पे इक्वल कॉन्टेस्ट होगा क्या, बराबर की प्रतियोगिता होगी क्या? नहीं होगी ना। इसका मतलब ऐसे वैसे भी हमारे यहाँ जो है ना, एक सर्वे रिपोर्ट है ये, कि हमारे यहाँ जो बाहुबली होते हैं, धनपति होते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनके जीतने के चांसेस 2/3 ज़्यादा होते हैं एक ईमानदार जो प्रत्याशी होता है, कैंडिडेट होता है, उसकी तुलना में। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसको करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल करना चाहिए। और 1951 के जो एक्ट है उसमें भी इसको क्या करना चाहिए, उसको इस तरीके से इसको शामिल करके इस आधार पे भी क्या करना चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करना चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ करके देखिए, समझिए, और उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से पूछिए आप। आसान है ना क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान है, बस समझने भर का फेर था बस। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, उसके बाद फिर से पूछिए। अनड्यू मतलब जो नहीं होना चाहिए वैसा प्रभाव। अनड्यू समझ रहे हैं ना, जो मतलब जो चीज़ नहीं होना चाहिए वैसी चीज़ होना, अनड्यू हो गया वो। ड्यू मतलब जो होना चाहिए, अनड्यू मतलब जो नहीं होना चाहिए, मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ नहीं होना चाहिए, अनड्यू, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव होता है, जैसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव पड़ना, तो वो चीज़ हो जाती है। भाई इलेक्शन की मैंने कहा ना वही बात, आप करप्शन का मतलब वो वाला करप्शन बाहर वाला मत देखिए, सिर्फ इलेक्शन के पर्पज़ की बात हो रही है, सिर्फ इलेक्शन की बात। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इलेक्शन को क्या करती है, बैडली इफेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये है करप्ट प्रैक्टिस है। 1951 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसी के लाइट में ही देखना है हमको सारी चीज़ें। कौन से? जब हम लोग इलेक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ मिलेंगे। सभी चुनाव में होता है, अभी के चुनाव में नहीं, हर चुनाव में होता है ये, है ना। हाँ, वो हर जगह आप लोग ने जहाँ भी देखा होगा, थोड़ा सा भी अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो सब जगह मिल जाता है वो। अरे बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, रात रात भर, फिर उसके बाद एक से एक ऑफ़र चलता रहता है वहाँ पे, है ना। आजकल ये जो लोकल जो गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे देखिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं लोग, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्या समझ में आया आपको यहाँ से? आपको ये समझ में आया ना कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना है, उसके कीवर्ड्स को निकालना है, और उससे दूर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको करप्शन का मतलब जो आता है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इससे रिलेटेड होना चाहिए। इसीलिए आपको 1951 का जो एक्ट है आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या डिफाइन किया गया है, क्या डेफिनेशन दिया गया करप्ट प्रैक्टिसेस का, वो जानना है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट को पढ़ना है, अगला लाइन को पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको उससे क्या करना है, कोरिलेट करना है। ठीक है। और समझने के बाद कितना आसान हुआ बताइए आप, है ना। ठीक है ना, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के ही। इसलिए मैं कहता हूँ ना, अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ा कीजिए, ताकि इस तरीके की लैंग्वेज आपको समझ में आने लगे। समझ में आई बात ना, इसीलिए कहा जाता है। और आप लोग बाकी जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी आपको, है ना। और हिंदू न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं ना, तो लैंग्वेज ऐसे ही रहती है उसकी,
है ना, रहती है, समझ में कम आती है। तो अब धीरे धीरे आप जैसे जैसे नॉलेज इंडेक्स बढ़ेगा तो आप लोग की चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए हमारा जो अपना जो जुडिशरी सिस्टम है ना, जुडिशरी सिस्टम जानते हैं ना, हमारे यहाँ जो हायरार्की है पूरी, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब है ना पूरी तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके पूरा प्रोसीजर है, सारे कानून है, वो सारी चीज़ जिस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या है, हमारे जुडिशरी पूरा सिस्टम है, न्यायिक प्रणाली हमारी हो गई, ठीक है ना। अब उसको क्या कह रहा है, न्यायालय पद्धति की तुलना में, मतलब ये जो सिस्टम हमारे यहाँ है इसकी तुलना में क्या कह रहा है, प्रशासनिक अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स का नाम सुना होगा आपने, ट्रिब्यूनल्स का नाम सुना है। अब मैं भी समझाता हूं आपको, है ना। अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। आवश्यकता पर टिप्पणी लिखना है आपको कि क्या आवश्यकता है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ रही है, उस पर आपको क्या करना है, अपना एक नोट लिखना है। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक रेशनलाइजेशन बोलते हैं उसको ना, मतलब तार्किकीकरण, बुद्धिकरण, पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, है ना। इंग्लिश में, comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system, assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021। ठीक। अच्छा, ये सब चीज़ देखने के बाद लगता है आपको कि बुक पढ़ करके तो कुछ नहीं होने वाला है, क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर। मैं आपसे बार बार कहता हूँ न्यूज़पेपर आपके लिए, समझिए कि वो सब कुछ है आपके लिए। जितना अच्छा, जितना टाइम समय देंगे आप, और जानते हैं ये 2-4-5 महीना ही जो आपको मेहनत करनी है न्यूज़पेपर पे, उसके बाद जब एक रिदम पकड़ लेंगे आप, रोड पे चलना, ट्रैक पे आ जाएंगे आप ना, उसके बाद आपको कोई पकड़ नहीं सकता। उसके बाद तो आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है, मज़ा आने लगेगा, जिसको कहते हैं ना, वो वाला मज़ा आएगा पढ़ने में। आप मतलब रोज़ सवेरे दरवाजे के पास अपने, मतलब उठेंगे सीधे, नींद खुलेगी नहीं, आपकी आँख ऐसे मलते हुए आप जाएंगे अपने डोर के पास कि हॉकर ने पेपर दे दिया होगा। इतनी क्यूरियोसिटी होती है, क्यों? क्योंकि आज देखते हैं यार क्या आया है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। PYQ सारे आपके पास हैं, है ना, और इसके अलावा सारा आइडिया आपके पास है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको रोज़ एहसास होगा कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, इसका मतलब इसमें से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल रखा हुआ है ना, वही सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बस इतना ही समझिएगा आप। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए, ये पहला है ना। इसको पहले समझते हैं हम लोग। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कम भी नहीं बताऊंगा कि आप सेटिस्फाई ना हो पाए ना। तो थोड़ा सा मेहनत पड़ सकती है ना। और बाकी हम लोग जब क्लास में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उस समय तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा भी, लिखाऊंगा भी आपको, है ना। आज मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, एग्जाम्पल एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। और इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है ना ये आज के संदर्भ में, है ना। जब मैं आपको गवर्नेंस पढ़ाऊंगा ना, तो गवर्नेंस पढ़ाने के दौरान आपको 1-2-4 क्लास ऐसे दूंगा, ऐसा समझाऊंगा, ऐसा सारी चीज़ समझाऊंगा कि आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे ही मिलने लगेंगे, ठीक है। तो आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने देश में 30 रुपये चोरी का मुकदमा 30 साल चल जाता है, पढ़ा है कि नहीं आपने ये सब चीज़ें। कोई किसी ने 30 साल पहले 30 रुपये चोरी किया था और उसका मामला जो है 30 साल से चल रहा है ना। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं ना, थोड़ी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके मामले में तो 8-8, 9-9 साल से कोई ट्रायल ही नहीं हुआ है। सोचिए ज़रा, कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं हो रहा है, कोई चार्जशीट नहीं है, और वो जो है जेल में बंद है। सही बात है ना, ऐसा बहुत बार हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, और आपको ये बात पता है कि हमारे जो न्यायपालिका की बात करें, हम कोर्ट सिस्टम में जो बात किया जाए, करोड़ों मामले जो हैं वहाँ पे क्या है, पेंडिंग में। करोड़ों मामले, 1-2 मामले नहीं, करोड़ों मामले। और उसमें से भी कई सारे ऐसे हैं, ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जिसमें क्या है, अगर सही मायने में सुनवाई हो जाए और सज़ा भी हो जाए, तो सज़ा हो सकता है उसको 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर का होगा।
और वो बिना ट्रायल के 5-5 साल 10-10 साल से जेल में बंद है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? और उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं गरीब हैं, ज़्यादातर लोग जो गरीब हैं उसमें भी ज़्यादातर लोग जो हैं लोअर कास्ट के हैं, तथाकथित सो कॉल्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पूरा सिस्टम देखिए, आप समझिए ज़रा। मैं आपको ये सब बातें इसलिए करता हूँ कि आपके दिल में एक दर्द पैदा हो, एक एम्पैथी जो है वो पैदा हो, आपको ये समझ में आए कि मैं अगर वहाँ रहता, मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे कैसा लगता। ठीक है ना? तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहाँ पे इनजस्टिस या असमानता या इस तरह अन्याय जैसी चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो। और यूपीएससी आपसे यही डिमांड करती है। आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा, जब मैं आपको एथिक्स के क्वेश्चन समझाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा जब, उस समय भी देखिएगा आप सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, आपको लगेगा कि यार एक्चुअल में हमसे यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है ना? ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, वापस आते हैं। तो हमारे यहाँ का न्यायिक प्रणाली कैसी है? कैसी है न्यायिक प्रणाली? जिसमें विलम्ब हो रहा है, अन्याय बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मामले लंबित हैं, है ना? और मतलब एक जो डिले है, विलम्ब है, ये तो एकदम मतलब मान लिया गया है कि हाँ एकदम नॉर्मली ये चीज़ होता है, एकदम नॉर्मलाइजेशन हो गया एक तरीके से उसका, है ना? तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारी जो कमियाँ हैं, है ना, ये सारी कमियाँ जो हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें कोई रिफॉर्म करने के लिए या कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें जो है लाने की कोशिश करने की बात कर रहा है, जिसमें तुरंत जो है ज़्यादा जल्दी से जल्दी मामला जो है वो क्या हो जाए, निपट जाए, क्लियर हो जाए। और इसके अलावा पैसे भी उसमें कम खर्च हों। इसके अलावा उसमें मामला जो है ना, अगर विशेषज्ञता, अगर स्पेशलाइजेशन की मांग कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन के आधार पर भी क्या हो जाए, वो मामला जो है सुलझ जाए। ऐसा होना चाहिए ना। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुना है कि नहीं सुना है? हरित न्यायाधिकरण सुना होगा शायद, जहाँ पे आपके पर्यावरण से संबंधित जो मामले होते हैं ना, जैसे हसदो वाला जो मामला है, अगर वहाँ पे उजाड़ा जा रहा है पूरा, तो वो जाएगा कहाँ? पर्यावरण वाले ट्रिब्यूनल में। अब वहाँ पे क्या होगा, पर्यावरण के स्पेशलिस्ट बैठे होंगे वहाँ पे, जो स्पेशलिस्ट चाहिए होगा वो स्पेशलिस्ट चाहिए वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, है ना? वो लोग क्या करेंगे उस मामले में, तुरंत सुनवाई करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, और फिर उसके बाद सटीक जो है वो क्या करेंगे, निर्णय देंगे, है ना? लेकिन अगर जुडिशरी में जाएगा ये मामला, तो जुडिशरी में क्या होगा, पहले तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, है ना? सही बात। उसके बाद फिर वहाँ पे उनके पास ऐसा स्पेशलाइजेशन तो है नहीं ना, कोई एक्सपर्टीज़ तो है नहीं ना उनके पास। जनरल से वो कानून जानते हैं, बाकी इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी जानते हैं, फूड चेन के बारे में थोड़ी जानते हैं, ना? ये सारी चीज़ें तो उनको पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक तो जो जस्टिस होना है वो बहुत डिलेड होगा, है ना? और उसके बाद भी वहाँ पे क्या है, स्पेशलाइजेशन है, विशेषज्ञता की कमी है, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना लेट होता जाएगा वैसे ही वहाँ पे प्रोजेक्ट भी रुका हुआ है, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है वहाँ पे। सही बात है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब जैसे मान लीजिए, अब यहीं पे जो ये वाली बात समझ में आ रही है ना, कि एक जो न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यही कह रहा है ये कि कोर्ट सिस्टम के बजाय हमें क्या ट्रिब्यूनल्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, उस पर एक टिप्पणी लिखिए आप। आपको डेवलपमेंट करना है तो जाहिर सी बात है सड़क बनाना होगा ना, आपको अच्छे अच्छे सड़क, रेल, सारी चीज़ बनानी पड़ेगी ना। तो आपने ट्रैक बिछाना शुरू किया या रोड बनाना शुरू किया, किसी न किसी की ज़मीन तो आ ही जाएगी ना। मान लीजिए रेशमा की ज़मीन आ गई, अब रेशमा कहाँ चली गई, कोर्ट चली गई, अब कोर्ट से उनको क्या मिल गया, स्टे। अब तारीख पर तारीख शुरू, है ना भाई? अब एक रेशमा की वजह से पूरा गांव जो है क्या हो गया, उसका डेवलपमेंट रुक गया, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी रुक गई। सही बात है ना? अगर वो कनेक्टिविटी हो जाती शहरों से कहीं भी जहाँ भी ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये है कि उस पूरे गांव का विकास होता, हर किसी का विकास होता। इसका मतलब रेशमा की वजह से क्या हो रहा है, पूरे गांव का विकास रुक गया। तो मारो उसको फिर तुम लोग रेशमा की वजह से सब हो रहा, तो है ना? अब यहाँ पे क्या होगा, मामला कोर्ट में चला गया तो फिर तो डिले पे डिले होना है ना भाई? तो इसका मतलब ये है कि पूरा वो सारा प्रक्रिया, पूरा प्रोसीजर वो अपनाएगा, उसके बाद ही सब कोई ना कोई डिसीजन आना, है ना? अब यहीं पे क्या हो जाए, यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल बन जाए कि ऐसे जो भी मामले होंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसमें किसी की ज़मीन या किसी की प्रॉपर्टी अगर आ जा रही है, इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल है जो इस तरीके के मामलों की सुनवाई करेगा।
और वहाँ पे कौन बैठेंगे? एक्सपर्ट बैठेंगे। वहाँ पे वो सारे जो प्रशासनिक विभाग रहेंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे जो मामले को तुरंत शॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पे चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए तुरंत उनको क्या कंपनसेशन देना है, हमें मुआवजा देना है, तो वहाँ पे किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा वहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे विशेषज्ञ, वो सारे डिपार्टमेंट की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो मामला वहाँ पे साल 2 साल 5 साल तक जा सकता था कोर्ट सिस्टम में, और यहाँ पे क्या होगा, वो 1-2 महीने के अंदर पूरा शॉर्ट आउट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अच्छे से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये है कि कोर्ट सिस्टम की अगर तुलना किया जाए किससे, ट्रिब्यूनल्स की, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ज़रूरत आज है ना इसकी, किस काम के लिए, ताकि किस वजह से, ताकि डिले ना हो जाए, डिले ना हो। इसके अलावा जो विशेषज्ञता की ज़रूरत है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, वो हो जाए वहाँ पे। इसके अलावा अगर वहाँ पे मुआवजा देने की ज़रूरत है तो तत्काल मुआवजा जैसी चीज़ हो जाए, वहाँ पे इनजस्टिस ना हो, न्याय जैसी चीज़ हो, है ना। तो ये सभी चीज़ें अगर हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई अच्छे से आगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल्स में 2 होते हैं, एक होता है एंग्लो सेक्शन और दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल। एंग्लो सेक्शन जो है ना वो आपका यूके में है और इंडिया में है, और कॉन्टिनेंटल जो है ना वो फ्रांस में है। ठीक, समझने वाली बात ये है कि इंडिया में जो चीज़ है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं ना, उसमें कोई विशेषज्ञ, कोई विशेष प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ जस्टिस वहाँ पे नहीं रहता है, न्यायमूर्ति नहीं रहता, न्यायाधीश नहीं रहता वहाँ पे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही होते हैं ज़्यादातर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे 2 पार्टी हैं। 2 पार्टी कौन है? 2 लोगों के बीच में लड़ाई है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा पब्लिक है ना। रेशमा क्या हुई? पब्लिक हुई ना। इनकी ज़मीन जा रही है, ले कौन रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है ना। अब ये बताइए कि इन दोनों के मामले में एडमिनिस्ट्रेशन ही सुनवाई कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, वही क्या कर रहा है, वहाँ पे जस्टिस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ पे नेचुरल जस्टिस हो पाएगा क्या? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छे से समझ में आ रही है ना। दूसरी बात, यहाँ पे अगर जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है, अगर वो न्यायपालिका के काम करने लगेगी तो थ्योरी ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ पावर का भी वायलेशन हो रहा है ना, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन भी हो रहा है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन भी हो रहा है। तीसरी बात जो है वो ये है कि इसमें कोई विशेषज्ञ होते नहीं है, विशेषज्ञता की कमी होती है। चौथी बात ये है कि आप ट्रिब्यूनल के बाद फाइनली जो है यहाँ पे वो फाइनल नहीं हो पाता है, ये कहाँ जाता है? इंडिया में हाई कोर्ट जाता है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हायरार्की हमने ऐसे बनाई थी, उससे बचने के लिए, ताकि विलंब पैदा ना हो, नीचे से ऊपर जाते जाते इतना लंबा टाइम लग जाता है, इससे हमको निपटने के लिए हमने ट्रिब्यूनल में मामला लिया था। अब ट्रिब्यूनल में ले जाने के बाद भी उसके बाद हमको फाइनल वहाँ हियरिंग नहीं हो रही है, हमको फिर यहाँ से हाई कोर्ट ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? हम विलंब कहाँ कम कर रहे हैं, हम तो एक और स्तर घुसेड़ दिए ना ज़बरदस्ती उसमें। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये इंडिया का सिस्टम है। वहीं पे अगर फ्रांस की बात करें हम, तो फ्रांस में ना जो जुडिशरी के जो लोग होते हैं ना, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जिस मामले में ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जैसे एनवायरमेंट के मामले में या किसी दूसरे मामले में, आपको क्या किया जाता है, वहाँ पे अगर इस तरीके ट्रिब्यूनल बनाया जाता है तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, और वही लोग जो है फाइनल करते हैं, और उसकी अपनी एक अलग हायरार्की होती है। सिंपल जो ऑर्डिनरी जो हमारे पास जो कोर्ट सिस्टम है ना, उस हायरार्की में नहीं आता, वो बिल्कुल अलग रहता है, और इसी में ही अपना क्या होता है, हायरार्की बना होता है। और ट्रिब्यूनल के जो टॉप मोस्ट पे, यहीं पे फाइनल हियरिंग होती है, फाइनल डिसीजन आ जाता है, यहीं से फिर क्या होता है, अंतिम निर्णय आ जाता है। फिर इसके बाद ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जो थ्योरी ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, वो भी वायलेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा विशेषज्ञता भी यहाँ पे हो जा रही है, विशेषज्ञता के साथ साथ क्या हो रहा है, कानून का भी वहाँ पे ज्ञान है। दोनों चीज़ों को वहाँ मिल करके सारी चीज़ें, मतलब कहीं कोई कमी नहीं दे रही है, विलम्ब की समस्या भी दूर हो रही है, सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपने भारत में भी चीज़ होनी चाहिए, कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। ठीक है।
और अगर आपको सुझाव देना होगा तो ये वाला सुझाव देंगे ना। फिर मेरी बात क्लियर हो गई अच्छे से, आपका आंसर अच्छा होगा ना, है ना। ठीक, आगे चले। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे अगला क्या कह रहा है कि 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, जो नूतन सुधार जो किए उसका क्या प्रभाव है ना। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को। सिर्फ बुक पढ़ करके नहीं होने वाला है ना, क्यों भाई। ठीक है, सामान्य रूप से पॉलिटिकल बुक्स में ये सब नहीं मिलते हैं, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए आप, ये सब चीज़ मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, है ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ना है, करना है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, है ना। क्या था अगला पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट क्या था अगला। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ये हुआ कि जो ट्रिब्यूनल्स है ना, ट्रिब्यूनल्स की बाढ़ सी आने लगी, हर छोटे बड़े मामले में ट्रिब्यूनल्स बना दिया जा रहा है। एक ही तरीके का ट्रिब्यूनल बहुत सारे बना दिए गए, है ना, बहुत सारे बना दिए गए हैं, है ना। वहाँ पे एक तो विशेषज्ञता की कमी भी दिखाई पड़ रही है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे क्या, जितने ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं उनके लिए अलग से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, है ना, ऑफिस बनाओ, ये करो वो करो, एम्प्लॉय दो, सब चीज़ें वहाँ पे, है ना। खर्चा भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता चला जा रहा था। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी पैदा, एक ही चीज़ के लिए 10 वहाँ पर ट्रिब्यूनल है, इसका मतलब कन्फ्यूज़न तो हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो कई सारी चीज़, खर्चे भी बढ़ रहे थे वहाँ पे, क्या स्पेशलाइजेशन की भी कमी, स्पेशलिस्ट की भी कमी दिखाई पड़, सारी चीज़ें कमी के तौर पे दिखाई पड़े थे। इसी चीज़ को समझने के लिए क्या किया गया, 2021 में इसको क्या किया गया, इसका रैशनलाइजेशन किया गया, है ना। और 2017 में भी किया गया था, 2021 में भी किया, आगे भी किया जाएगा। इसमें क्या किया गया, कई सारे जो है ट्रिब्यूनल्स को समाप्त किया गया, कई सारे एक तरीके के जो ट्रिब्यूनल्स थे उसको क्या किया गया, विलय करके एक बना दिया गया, ये सब चीज़ें की गई। तो अब क्या होगा, अब ज़्यादा सेंट्रलाइज वहाँ पे क्या होगा, डिसीजन आएगा ना। अब एक ही चीज़ के लिए 10-20 तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक ही जगह पे एक मामले में सारी सुनवाई हो जाएगी, सही बात है ना। इसके साथ ही साथ जो फालतू के पैसे खर्च हो रहे थे वो सारे पैसे भी खर्च होने कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो विलंब की समस्या हो रही थी वो सारे विलंब की समस्या भी दूर होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये सारे प्रभाव जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, होंगे पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो मामले हैं ना वो क्या हो जाएगा, इस तरीके के मामले में क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट, क्योंकि ना जितने ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स होंगे वो क्या होगा, हाई कोर्ट का बर्डन कम करता है ना भाई। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उनके पास मामला अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो मामला कहाँ पहुँच रहा है, हाई कोर्ट के पास पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पेंडिंग और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। बात समझ के नहीं आ रही है। तो कई सारे चैलेंजेस भी इस तरीके से सामने आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन की सारी नीड हमने पूरी कर ली कि नहीं कर ली, ज़्यादा बेहतर तरीके से। समझ में आ रही बातें आपको, है ना। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अभी शुरुआत है आप लोगों की। धीरे धीरे जब हम लोग क्लास में इस तरीके से पढ़ते हुए आगे चलेंगे और पढ़ते हुए सारी चीज़ों को समझते हुए फिर हम करेंगे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से। लेकिन बस यही है कि आप PYQs लगातार देखते रहें, PYQs लगातार देखते रहना है आपको, न्यूज़पेपर आपको लगातार पढ़ते रहना है। इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें हैं उसके लिए जो तरीका मैंने आपको बताया है वो तरीका आपको हमेशा, है ना। और कोई चीज़ कठिन नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने इस लेवल पे पढ़ाई की है तो समझ के ही आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चले आगे, समझ में आ रही बातें ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगला है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने के राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएं हैं, अग्रिम माफी क्या होती है ना। इसका मतलब कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन द USA। आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप समझिए जरा, इससे आपको क्या करना है, ये राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है ना अमेरिका में और भारत में, इसको आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। इसको आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है।
राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना करना है ना। और ये कह रहा है क्या कि विषमताओं को स्पष्ट कीजिए, है ना, मतलब क्या क्या उसमें अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं उसको स्पष्ट करना है। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएं हैं, सीमाएं आपको बताना है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसके लिए। और इसके अलावा ये बोल रहा है क्या अग्रिम माफ़ी क्या होती है। अग्रिम माफ़ी यानी प्रीएम्प्टिव जो पार्डन। अग्रिम माफ़ी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में कन्विक्शन से पहले ही, मतलब दोष सिद्ध होने से पहले ही आपको माफ़ी दे दी जा रही है। जैसे अनुराग को अगर मान लीजिए जेल में डाला गया है ना, इनको अगर कहा गया है कि मतलब इनके ऊपर केस चल रहा है किस चीज़ का, डकैती का ठीक है, तो बहुत डकैती का बहुत इनके ऊपर है कि लाखों करोड़ रुपए इन्होंने क्या किया है, गबन किया है, ऐसा वैसा कुछ इस टाइप का। अब इनका मामला चल रहा है, अब मामला चल रहा है, अब फाइनल जो है अभी कन्विक्शन नहीं आया है ना, मतलब ये है कि ये फाइनल अभी इनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो पाए हैं ये। और उसके पहले ही, मतलब निर्णय आने से पहले ही कोर्ट के क्या हो जाए, वहाँ पे पहले ही माफ़ी दे दी जाए राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसका मतलब क्या कहेंगे इसको, प्रीएम्प्टिव पार्डन। ठीक है, यानी प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या कहेंगे, अग्रिम, हाँ अग्रिम माफ़ी है ना, तो ये चीज़ कहेंगे। बात क्लियर हो रही है ना। तो अब इसको समझते हैं हम लोग, है ना, कि क्या क्या है। अब थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका और इंडिया के बारे में थोड़ा समझना होगा आपको। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत है, बहुत ईजी है। देखिए, पार्डन की यानी क्षमादान की जो शक्ति है ना, अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से देखिए क्या क्या होता है। पहला तो होता है, वो क्या होता है, पार्डन। कुछ बेसिस में, बेसिस पे हम बात कर रहे हैं ना। पहले तो हम ये जान लें कि क्या क्या होता है पार्डन, यानी क्षमादान पूरी तरीके से। मतलब एक अगर जिसको मृत्युदंड मिला हुआ है, अगर उसको राष्ट्रपति ने कह दिया आपकी सारी माफ़ी हो गई, ये क्षमा हो गया आपको एकदम बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि वो ऐसा हो जाएगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो, एकदम पाक साफ पवित्र इंसान, इस टाइप का वो हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, अच्छे समझ में आ रही है ना। इसका मतलब ये हुआ आपका क्या, पार्डन, ठीक है ना। और एक होता है कम्यूट करना, कम्यूट का मतलब हिंदी में बोलते हैं लघुकरण है ना। लघुकरण में क्या होता है, मतलब वह यहाँ पे नेचर ऑफ पनिशमेंट जो है चेंज हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी को क्या मिला हुआ है, कठोर कारावास मिला हुआ। कठोर कारावास का मतलब खूब काम वाम करना, ये करके वो करके, है ना, मतलब आराम से बैठना नहीं कि जेल में बैठे हुए खाए पिए हुए बंद बस रहे हैं, इतना नहीं, है ना। तो कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया गया अगर, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, लघुकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है क्या, रिमिशन, हिंदी में देख लीजिएगा ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। रिमिशन होता है, तो रिमिशन क्या होता है, रिमिशन में आप इस तरीके से समझिए कि विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट, मतलब जो पनिशमेंट का जो नेचर है ना उसको बिना बदले, सिर्फ आप जो समय है ना उसको क्या करना, पीरियड को क्या करना, कम कर देना है। जैसे 1 साल की सज़ा है, अगर मतलब सश्रम कारावास है, कठोर कारावास है, तो उसका मतलब उसको 6 महीना कर देंगे, लेकिन सश्रम कारावास ही रहेगा, वो नेचर में चेंज नहीं होगा। बात समझ कि नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो होता है, क्या होता है, रेस्पाइट। रेस्पाइट होता है, क्या होता है, इसके पीछे कुछ रीज़न होता है, सर्टेन कंडीशंस होते हैं। जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट अगर वुमेन है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कठोर कारावास से हम क्या देते हैं, साधारण कारावास देते हैं। मृत्युदंड से हम क्या देते हैं, उसको कारावास देते हैं। इस टाइप का जो चेंज होता है ना, तो वो क्या होता है, कंडीशन के साथ होता है, वो क्या होता है, रेस्पाइट, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, रिप्राइव, ठीक है। रिप्राइव होता है, रिप्राइव का मतलब ये है ना कि जैसे आपको मृत्युदंड मिल गया, डेथ पेनल्टी मिल गई, है ना, और आपके जो है मामला कहाँ चला गया है, राष्ट्रपति के पास चला गया है ना, राष्ट्रपति के पास चला गया है। वो क्षमादान के बारे में अभी वो उनके पास टेबल पर रखा हुआ, उस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। तो इस दौरान के लिए, जब तक वहाँ से फाइनल सारी चीज़ें नहीं आती है, तब तक आपके मृत्युदंड को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। वो क्या होता है, रिप्राइव होता है। ठीक, क्लियर हुई, बातें क्लियर हो रही है ना। तो अब ये ध्यान रखना है क्या कि ये चीज़, एक तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि इन यूएसए क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है ना, फेडरल है पूरी तरीके से ना, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब ये है कि ये आइडियल टाइप ऑफ फेडरेशन है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो सेंटर का जो संविधान होता है ने, फेडरल गवर्नमेंट का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है,
स्टेट के पास रेजिडुअल पावर होते हैं, उनका अपना सारी चीज़ होता है, अपना उनका लिस्ट होता है, उस पर कोई वो ब्रीच नहीं कर सकता सेंट्रल, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ की अगर हम बात करें, और दूसरी बात ये है कि यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल, ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, फॉर्मल और रियल नहीं होता है, वहाँ एक ही होता है। वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसका मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तो राष्ट्रपति को ही लेना है, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका जो भी उसको माफ़ी देना है तो क्या होगा, फेडरल जो ऑफेंसेस किए जाते हैं, यानी संघीय जो कानून है, संघीय जो लिस्ट है, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट का जो लिस्ट है, उस पर उससे संबंधित कोई ऑफेंस हुआ है, अगर अपराध हुआ है, उस मामले में ही सिर्फ क्या कर सकता है, राष्ट्रपति माफ़ी दे सकता है, और बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के। वो उस मामले में पूरी तरह से आज़ाद होगा, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आई। और इंडिया की बात करें तो हमारा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, एक फॉर्मल होता है और एक रियल होता है। तो फॉर्मल कौन होता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है, और रियल कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल, मंत्रिपरिषद, है ना। और यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट को कुछ भी करना है अगर, तो प्रेसिडेंट जो है बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कुछ नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, मतलब उसके पास रियल पावर नहीं होता है। क्षमा कर रहा है, इसका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करेगा, अदरवाइज वो अपने से कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब फर्क समझ में आ रहा है ना, अच्छे समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति जो है सिर्फ फेडरल लिस्ट में जो चीज़ें हैं, संघीय सूची में जो विषय हैं, उससे संबंधित अपराधों पे ही मामला कर सकता है ना, क्षमादान दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है ना। और यहाँ पे आपका जो यूनियन लिस्ट है, इसके अलावा जो मिलिट्री जो आपका जो कोर्ट है, मतलब सैनिक जो न्यायालय है, वहाँ से अगर कोई दंड मिला हुआ है उसको भी ये माफ़ कर सकता है। इसके साथ ही साथ हर मामला जिसमें आपको डेथ पेनल्टी मिली हुई है, मतलब मृत्यु दंड मिला हुआ है, चाहे वो किसी स्टेट में सेशन कोर्ट ने दिया, कहीं भी दिया हो, उस सारे मामलों में क्या कर सकता है, ये माफ़ कर सकता है। फ़र्क समझ में आ रहा है अच्छे से। यही क्वेश्चन है ना भाई, देखिए ज़रा, क्वेश्चन तो यही है ना, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ उसमें क्या पूछा हुआ है, अगला वाला पार्ट देखिए, उसमें क्या पूछा हुआ है। तो लिमिटेशंस तो यही हो गया ना कि यहाँ पे ये जो भी देगा वो क्या देगा, यूनियन वाला मामले में दे सकता है, यूनियन लिस्ट वाले मामले में दे सकता है, साथ ही साथ किस पे दे सकता है, ये मिलिट्री कोर्ट वाले, और किस पे, जो मृत्युदंड जिसमें डेथ पेनल्टी मिले हो उन सभी मामलों में, है ना। और इसके साथ लिमिटेशन क्या है, और साथ ही साथ इसमें लिमिटेशन क्या है, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वो नहीं कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये क्या है, फेडरल लिस्ट में जो चीज़ें हैं उसी विषय पर अगर कोई अपराध हुआ है उसी विषय पर ही क्षमादान दे सकता है, बाकी किसी पर नहीं दे सकता है ना। अगर स्टेट का मामला होगा तो वहाँ गवर्नर देगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे अथॉरिटी, सारे पावर जो होंगे वहाँ गवर्नर के होंगे स्टेट लेवल पे, है ना। तो यहाँ पे ये इसकी लिमिटेशन हो गए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं। और इसके अलावा क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, प्रीएम्प्टिव, है ना। प्रीएम्प्टिव क्या होता है भाई, अभी प्रीएम्प्टिव मैंने समझा दिया ना, आपको समझ में आ गया। प्रीएम्प्टिव पार्डन मतलब क्या है उसका, अग्रिम क्षमा, है ना, अग्रिम क्षमादान। इसका मतलब ये है कि कन्विक्शन से पहले ही, है ना, पहले ही क्या हो जाए, वहाँ पे क्षमा मिल जाए, ठीक है ना। और इसका ये अगर इसमें क्या बोलते हैं, अगर इंडिया और यूएसए में अगर इसका कंपैरिजन अगर करें ना, तो अगर यूएसए की बात कर रहे हैं तो यूएसए में ये क्या होता है, इसका एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना, इसका एक्सेप्टेंस है। लेकिन इंडिया में यहाँ पे पोस्ट कन्विक्शन, यहाँ पे पार्डन की बात होती है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा किया जा सकता है, कानून में कहीं मना नहीं है, कहीं संविधान से मना नहीं है, ये चीज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है, और ना ही अभी तक ऐसा कोई एक्सेप्टेंस जो है इंडिया में ये चीज़ में दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन कर सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई इसमें कानून रोक नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्टेंस अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कोई मामला यहाँ पे हुआ भी नहीं है, और ना इस तरीके की टेंडेंसी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्टेड है, पूरा एक्सेप्टेंस है इस चीज़ का यहाँ पे, ठीक। आंसर कंप्लीट,
अच्छे समझ में आ रहा है? कितना आसान है, सोच के देखिए ज़रा आप, है ना। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली क्या नहीं ना, समझ के लिखना है, इसीलिए मैं आपको समझाने पे सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ। ठीक, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, कुछ समझना है और कि देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, ध्यान समझ लीजिए, उसमें कुछ और ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है वो भी आप पूछ सकते हैं। देखिए ज़रा, और कितने लोग बच्चे ऐसे हैं जो घर जाके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे? पक्का ना? अभी बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे, आप 2 4 5 बार कोशिश करेंगे तब थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन लिखने की कोशिश करेंगे तभी आ पाएगा ये। ठीक है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, 2 साल का टारगेट लेके चलना है, 2 साल में आपको यूपीएससी क्लियर करना है और फाइनल करना है, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीज़ें लेकर के आगे चलिए। ठीक है, ठीक है ना उर्वशी? हाँ ठीक है, और अपने आप को कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं मानना है, यू आर द बेस्ट, हमेशा याद रखिएगा, है ना, आप बेस्ट हैं, आप दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं जो आप चाहें, बस इतना ही हमेशा याद रखना है, अपने आप को एहसास दिलाना है, हारना नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ से बात क्लियर हो गई, आगे चले हम अगला क्वेश्चन देखें, कहीं किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक, चलिए। हाँ, ये हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद, बहुत ध्यान समझिएगा, अब क्या हो गया है, हो तो क्या थर्ड वाला ना, थर्ड वाला हो गया भाई, फोर्थ क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन हो गया है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा, क्या पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2019, ये 2019 के बाद क्या बोल रहा है, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। इसका मतलब ये है कि 2019 के पहले क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए ना, और ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और ज़्यादातर लोग जो है ना 2019 के पहले की स्थिति से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। जब तक आपको 2019 के पहले की स्थिति आपको पता नहीं होगी, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियों एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब वर्तमान में क्या है, कुछ नहीं परेशान होना है, जो अभी दिल्ली में है सिस्टम ना, वही सारी चीज़ें वहाँ भी हैं, जो भी यूनियन टेरेटरी वाला जो मामला जो दिल्ली में चल रहा है ना, वही सारी चीज़ें वहाँ भी हैं, समझते हैं उस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, समझने वाली बात है, बस अगर आपने पढ़ा है, अगर इस अंदाज में पढ़ा है तो बहुत आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज फिर तो मुश्किल होनी है। ठीक, चले हम आगे समझें इसको। तो एक 2019 के पहले और 2019 के बाद, है ना, बोल रहा है नेचर, तो नेचर में सबसे बड़ा चेंज क्या हो गया, पहले ये क्या था, एक पूर्ण राज था, एक, है ना, इसको स्टेटहुड मिला हुआ था, साथ ही साथ 370 जो आर्टिकल था उससे स्पेशल इसको स्टेटस मिला हुआ था। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 19 के बाद से क्या हुआ, अब वो क्या हो गया, यूनियन टेरेटरी हो गया, अब उसका स्टेटहुड खत्म हो गया, और साथ ही साथ उसका 370 वाला जो स्पेशल जो स्टेटस मिला हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छे समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब 2019 से पहले क्या था, उसकी प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आया, वर्तमान में क्या स्थिति है विधानसभा लेजिस्लेचर की, वो सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब उसके पहले की स्थिति हम जानेंगे। हर एक चीज़ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं, मोटा मोटा आपको सारी बातें समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी हम लोग पढ़ेंगे जब लिखवाऊंगा सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही आसान हो जाएगा, है ना। देखिए, आपको ये बात पता था ना कि यहाँ पे 370 जो है, आर्टिकल 370 के तहत इनको स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ था,
स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। इस प्रोविज़न को वहाँ कोई हटा नहीं सकता था। बात समझ कि नहीं आ रही है? उसको कौन हटा सकता था? इसको कौन हटा सकता? राष्ट्रपति हटा सकता था, लेकिन वहाँ के बिना विधानसभा के अनुमति के नहीं। विधानसभा जब कहेगी तभी हटा सकते थे। तो जम्मू कश्मीर के लोग क्यों कहेंगे? अब अमित शाह ने क्या किया इसमें कारीगरी की, क्या की, वहाँ जो है वो सरकार गिरा दी। सरकार गिर गई, उसके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ पे राज्यपाल शासन कर दिया। इसका मतलब राज्यपाल शासन का मतलब ये हुआ कि वही वहाँ का विधानसभा हो गया, है ना। राज्यपाल अपना, है ना, राष्ट्रपति ने 370 हटाने का आदेश दिया, राज्यपाल ने कहा ठीक है हटा दो, क्योंकि उस समय विधानसभा तो वही था ना। तो कानून का सारा चक्कर ही खत्म हो गया। इतना अच्छे से काम हुआ था वहाँ पे 370 हटाने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, खैर ये सब चीज़ समझना होगा। तो अब यहाँ पे क्या, ये बात समझ में आ गई ना अच्छे तरीके से। आप जानते हैं कि इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ना पहले, बोलिए, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ना पहले, ये बात तो क्लियर हो रही है अच्छे से, है ना। भारत का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन, इनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 की अगर बात करें हम, तो आर्टिकल 3 मतलब जो आर्टिकल 3 पढ़ लिया ना आप लोगों ने, तो उसमें क्या है, किसी नाम में बदल, मतलब कोई भी अल्टरेशन करना है, नया राज्य बनाना है, कुछ भी करना है, बदलाव करना है, कुछ भी करना है, ऐसे स्टेट में आप कहीं भी कर सकते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता था, ठीक, जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे, जैसे आप फंडामेंटल राइट कहते हैं ना, तो फंडामेंटल राइट जो है ना, कुछ कंडीशंस के साथ वहाँ पे क्या होते थे, लागू होते थे। और हमारे यहाँ जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, संपत्ति का अधिकार है, क्या है, सिर्फ एक लीगल राइट है ना, कानूनी अधिकार है ना। यहाँ पे आज भी फंडामेंटल, मतलब उस समय फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है अच्छे से? इसके अलावा यहाँ पे आपको DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी ये लागू नहीं होते थे, है ना। शेड्यूल 5 और 6 जो था यहाँ पे लागू नहीं होता था, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर ये कहा जाए, हाँ, एक था रेजिडुअल जो पावर होता है ना, अवशेष शक्ति जो होती है, ये इनके पास था। भारत में राज्यों के पास नहीं है ना, किसके पास है? सेंटर के पास है, केंद्र के पास है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पास क्या था? अवशेष शक्ति थी, रेजिडुअल पावर था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटी वगैरह होती है ना, क्या क्या होते हैं, संधि समझौते वगैरह होते हैं ना, तो उसका मतलब ये है, आर्टिकल 253 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता अगर होता है और उसको लागू कराना होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, राज्य में उसका मतलब आर्टिकल 253 के तहत वो सारी चीज़ें लागू कर सकती है, भले ही वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता हो। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन ये वाली चीज़ जो है ना, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। पाकिस्तान से कोई आ रहा है अगर, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ परमानेंट रहने के इरादे से अगर आया है, इसका मतलब वहाँ का नागरिक हो जाएगा। लेकिन भारत के दूसरे क्षेत्र में आएगा तो वहाँ पर ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसके अलावा अगर आर्टिकल अगर 360 के तहत अगर क्या लगता है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी लगती है, वो यहाँ लागू नहीं होता था, ठीक है। अगर, और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न थे जो क्या होते थे, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, है ना। ध्यान रखिएगा, जैसे रेजिडुअल पावर की बात की जा रही है ना, तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे मान लीजिए टेररिज्म का मसला हो गया, है ना, टेररिज्म का मसला हो गया। इसके अलावा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब का मामला हो गया, या फिर अपने कंट्री का जो एक रेस्पेक्ट होता है, इसका मामला हो गया। इन सब मामलों में क्या था, यहाँ पर एक एक्सेप्शन था, मतलब इस मामले में इनको अवशेष शक्ति नहीं थी। देश की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का मामला हो जाए, तो यहाँ पे इनको क्या था, अवशेष शक्तियाँ नहीं थी। इस मामले में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे ना, अगर आपातकाल की बात करें, इमरजेंसी की बात करें स्टेट में, तो वहाँ पे एक तो ये होता था, भारत के संविधान के हिसाब से वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता था, है ना। और दूसरा जो है, राज्य के संविधान के हिसाब से वहाँ राज्यपाल शासन लग सकता था। बाकी किसी स्टेट में ये सब प्रावधान नहीं है। हर जगह क्या है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन ही होता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, दो तरीके से लग सकता था, भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति शासन और राज्य के संविधान के हिसाब से राज्यपाल शासन वहाँ लग सकता था, ठीक है ना। इस तरीके के कई सारे प्रोविज़न जो है यहाँ पे क्या हो रहे थे, लागू थे। लेकिन 2019 के बाद ये सारा मामला ख़त्म, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब नई चीज़ है, अब इनके पास क्या है, लेजिस्लेचर है, सॉरी, लेजिस्लेचर, अरे भाई चलना, लेजिस्लेचर है यहाँ पे, ठीक है। लेजिस्लेचर यहाँ पे है, लेकिन वैसा ही लेजिस्लेचर है जैसा कि
जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बात हो रही है ना, दिल्ली में जिस तरीके की चीज़ें हैं उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे, मतलब ये है कि यहाँ की विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को वो सारे राइट हैं, मतलब जो स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें हैं उस पर कानून बनाने का, एक्शन लेने का, या फिर ये कहा जाए डिसीजन लेने का सारा राइट है उनके पास, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर पब्लिक ऑर्डर की बात करें हम, यानी सार्वजनिक व्यवस्था की बात करें हम, यहाँ पर पुलिस की बात करें हम, या फिर हम बात करें लैंड की बात करें, है ना, तो इन सब मामलों में क्या होता है, वहाँ पे जो राज्यपाल होता है वहाँ का, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, वो लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल जो होता है ना, उससे क्या करना पड़ता है, उससे मतलब उसके पास ये पावर ज़्यादा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कहती है उस हिसाब से वो सारा काम करता है, मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है इस मामले में। बाकी सारे मामले में क्या होता है, वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अपना जो भी कानून बनाना चाहती है बना सकती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें आज के समय में क्या हो रहा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक यूनियन टेरिटरी के तहत ये सारी चीज़ें जो है आज है, जो स्टेट लिस्ट में सारा जो भी विषय शामिल है उन सभी पे क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन इन सब मामलों में क्या होता है, वहाँ पे जो राज्यपाल जो होता है, उपराज्यपाल जो होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से एजेंट के तौर पर वहाँ काम करता है, उसके पास वो ज़्यादा पावर होता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा बताते डायरेक्शन में वो जो वैसा काम करता है इस मामले में। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या चीज़ ये? हाँ, ये पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और लैंड मतलब भूमि, ये तीन मामले जो हैं, जिस मामले में क्या करना है आपको, वहाँ पे जो बना सकते हैं, इस पर भी कानून बना सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है, इस पर भी कानून बना सकते हैं वो, है ना। लेकिन क्या है कि अगर वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहे तो उस मामले में अपना कोई भी डिसीजन ले सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में, है ना, वहाँ पे उसके पास उतना पावर नहीं। हाँ हाँ, इस मामले में जो होगा, हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रहेगा। ठीक ठीक, समझ में आ गया? कठिन था क्या? बहुत इजी था ना, समझने वाली बात है, बस समझ जाएंगे आप तो बहुत आसान से कर सकते हैं। ठीक, दिमाग गर्म तो नहीं हुआ, एकदम ठंडा है अभी दिमाग ना। चलिए ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, उसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में कम आ रही है, आप पूछ सकते हैं। एक ओवरव्यू क्या, मैं तो पूरा पूरा आंसर ही बता रहा हूँ ना पूरा तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, हाँ पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। उसका जो पावर एंड फंक्शंस पूछा है ना वर्तमान में, तो वही तो है, जो स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उस पर कानून बना सकता है, एक्सेप्ट आपका ये इस मामले में थोड़ा सा क्या है, उसके पास कम पावर है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके पास, उपराज्यपाल के पास ज़्यादा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या करते हैं, डायरेक्शन में काम करते हैं, है ना। पावर इसके पास ये भी है कि इसका बना सकती है वो, लेकिन वहाँ पे अगर ऐसा होता है कि हाँ वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, इसका मतलब वहाँ पे फिर स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं चलने वाला है और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही चलेगा वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को, शुरू में देख रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, नहीं आप लोग डूबे नहीं थे असल में, क्वेश्चन में आप लोग डूबे नहीं थे। और फिर दूसरी बात यह है ना कि अभी आप लोग पास नॉलेज इंडेक्स बहुत कम है ना, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है ना। लेकिन ना इसको आप कंटिन्यूटी में जो आपको तरीका बताया गया है, अगर उस तरीके से आप चलेंगे ना, ज़्यादा दिन नहीं लगे, 3 से 4 महीना लगना है, आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी, हर चीज़। ठीक है, बस तरीके को फॉलो करना। मेरी बातें आप लोगों को सही लगती हैं? अब तो आपको सब क्वेश्चन से सब देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि नहीं सर जो कहते हैं सही है ना। अगर भरोसा अगर हो गया तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है फिर, है ना। ठीक है, और घबराइए नहीं ना, अभी मैं वहाँ आ जाऊँ दिल्ली से क्लास लेकर के, उसके बाद फिर ना संडे वाली क्लास कंटिन्यू करना है, बहुत ज़रूरत है उसकी, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, वो करूँगा ना तो फिर उसके बाद आप लोग को ना बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक, तब तक आप लोग मैच्योर होइए थोड़ा, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे बात करेंगे ना फिर संडे को, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए। ठीक, चलें हम आगे, चलिए।
चलिए अब हम लोग आते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे परेशान होना। बुक भी पढ़ेंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप आराम से कर ले जाएंगे, है ना। मैं सिंपल से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के कानून ढांचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और सीमाओं का विवेचन कीजिए। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग sound governance through legal counsel. Discuss his responsibilities, rights and limitations in this regard, है ना। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जिसको बोलते हैं ना, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल उसी को कहते हैं ना, ठीक है। तो क्या होता है भाई, ये समझिए कि एक एडवाइज़र होता है, लीगल एडवाइज़र ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, केंद्र सरकार होती है ना, उसका क्या होता है, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल 76 में ये मेंशन किया गया है, ठीक है ना। चलिए को थोड़ा देख लेते हैं। चल भाई मिट जाए यार। नया पेज ही ले लो ना, इसमें फिर काहे के लिए परेशान ये दिमाग पहले आना चाहिए ना। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल की, ठीक है ना। महान्यायवादी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संवैधानिक पद है ये, ठीक है ना। बात ध्यान समझिएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, प्रशासन का अंग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर इसको प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ही मतलब ये जो मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझा जाता है। ये क्या है, एक कानूनी सलाहकार बस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसको 311 आर्टिकल 311 का जो है इसको इम्यूनिटी नहीं मिलती है, इसको सुरक्षा नहीं मिलती है, ठीक है ना। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं अगर, तो इसका मतलब ये आर्टिकल 311 का आपको क्या मिलता है, इम्यूनिटी मिलता है। मतलब मनमाने तरीके से आपको नहीं हटा सकते, आपको सुनवाई का पूरा अधिकार दिया जाएगा, सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता है, इसको अगर हटाने की बात हो तो हटाया जा सकता है। आमतौर पर सरकार बदलती है, तो सरकार बदलने के साथ ही क्या होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है उस सरकार के द्वारा जो उसके कार्यकाल में जो होता है वो आमतौर पर क्या करता है, इस्तीफा दे देता है, ठीक है ना। वो बना नहीं रहता है, नहीं तो फिर होगा बेइज्जत होकर निकाला जाएगा भाई, क्योंकि इसका जो कहना चाहिए एलिजियंस जो है, निष्ठा जो है, वो उस सरकार के प्रति होगा ना जिसने अपॉइंट किया है। दूसरी पार्टी की सरकार अगर आ गई है तो उसके प्रति तो इसकी निष्ठा नहीं होगी ना। इसका मतलब ये है कि इस वजह से ही हट जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। तो अब ये क्या है ना कि जो स्टेट जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके सारे मामले में, जैसे कानूनी मामले में सलाह देना, ठीक है ना। अगर कोई कानून पास हो रहा है, कानून के बारे में मतलब कोई एक्ट है, तो उसमें जो कानूनी पहलू है उसके बारे में सारी चीज़ें देख ताक करना, सारी चीज़ें उसको जांच पड़ताल करना, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति ने किसी कानूनी मामले में सलाह मांगा है, वो सलाह देना। इसके अलावा जहाँ भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई मामला है अगर, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी तरफ से वकील के रूप में वहाँ खड़े होना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन करता है, अटॉर्नी जनरल करता है, ठीक है ना। और इसके पास अधिकार क्या होता है, अधिकार ये होता है कि ये संसद की जो बैठक होती है ना, संसद में क्या कर सकता है, ये पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह जाके बैठ सकता है, राय दे सकता है अपनी, लेकिन इसको वोटिंग राइट बस नहीं है, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, वोटिंग राइट बस नहीं होता है इसके पास, कानूनी सलाह देता है, सब कुछ कर लेता है ना। और लिमिटेशंस की बात किया जाए तो इसके पास लिमिटेशन क्या होंगे भाई, ये वोट नहीं दे सकता है, वोटिंग राइट इसके पास नहीं होती है। इसके अलावा जो भी मामला जो है जिसमें वो आपका जो
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिक मामला है, या फिर कहा जाए उससे कहीं अहित अगर हो रहा है, ठीक है, क्यों भाई दुर्गेश, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है, इसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकता है ना। निजी तरीके से वो अपना क्या है वकालत वगैरह कर सकता है, लेकिन जहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि एक पक्षकार जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है तो वहाँ पे ये सुनवाई नहीं कर सकता है। तो कई सारी इस तरीके की लिमिटेशंस भी वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपल सा है, इसमें कोई वर्ड वाली कोई मतलब टफ वाली कोई चीज़ नहीं है, इसमें आसान सा है, किताब भी पढ़ेंगे तो आराम से इसको आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देख लीजिए कुछ चीज़ ऐसी जो आपकी छूट रही है। दीपांशी, हिमांशी बहुत हंस रही, मुस्कुरा रही, क्यों हंस रही? नजर थी क्या तुम्हारी कॉफी पे? पानी तो पी लेगा ही कम से कम। देखिए और कोई क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़, कुछ आपको दिक्कत आ रही हो क्या? रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही तो हुआ ना कि जहाँ भी सरकार का पक्ष है ना, सरकार के पक्ष में वो खड़े हो गए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, भारत सरकार वहाँ पे एक पक्षकार है, एक पार्टी है वहाँ पे, तो इसका मतलब सरकार की तरफ से वो क्या होगा, वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, लड़ेगा, उसकी तरफ से वकालत करेगा। इसके अलावा जो कोई कानूनी मामला हो, उसमें कोई सलाह अगर चाहिए हो तो उसको सलाह देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई एक्ट है, उसका जो कानूनी पहलू के बारे में अगर कोई समीक्षा वगैरह करना है, कुछ देखना ताकना है, तो वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें देखता है उस मामले में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, फंक्शंस हैं, कार्य हैं, सारी चीज़ें उसी में आ जा रही हैं। और राइट्स के बारे में क्या कहा हमने? हाँ, लोकसभा राज्यसभा में वो भाग ले सकता है ना। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं ना, संसदीय समितियां जो होती हैं ना, उसमें भी ये क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वो वोटिंग नहीं कर सकता है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और लिमिटेशंस में ये है कि वो वोटिंग राइट नहीं है। इसके अलावा जहाँ पे एक तरफ भारत सरकार पक्षकार है, वहाँ पे अपना निजी जो वकालत वहाँ पे नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता है, इसलिए इसको 311 की इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है, सुरक्षा नहीं मिली हुई है ना। कई सारे ऐसे लिमिटेशंस हैं इसके साथ, है ना, ठीक है। इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है? देखिए ज़रा, तो क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, वही कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिए ना। अभी मैं समझाऊंगा तो लगे इतना आसान था ये। और एक्चुअली जो गुड गवर्नेंस का नया कॉन्सेप्ट आया है ना, ये सब उसी का प्रभाव है। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जो चल रहा है अभी पूरी दुनिया भर में ना, ये उसी सब का प्रभाव है। आज सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। मैं थक सा गया हूँ अब। आप लोग को वायरस बैक्टीरिया पता नहीं क्या दिए हैं ना आप लोग। बहुत इफेक्टिव है। चलिए, महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है, समझाइए। वुमेन्स सोशल कैपिटल कम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, एक्सप्लेन। ठीक, चलिए अब इसको समझ लें। मैं थोड़ा सा ना आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें सिर्फ यहीं तक आप सीमित ना रहें। गुड गवर्नेंस में लिखना हो तो भी लिख सकें, वर्तमान संदर्भ में जो पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं वहाँ लिखना हो वो भी लिख सकें, ऐसे आ जाए तो वहाँ भी लिख सकें, है ना, कुछ भी आ जाए आप आराम से लिख सकें। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें, है ना। क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे हैं ना, पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे, है ना। और वो क्या, यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग बेयर एक्ट पढ़ाते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि क्यों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। बेयर एक्ट का मतलब इतने
आर्टिकल 1 का 1A 1B ये सब चीज़ें जो है ना पढ़ा कर रटाते हैं। कौन सा एक भी क्वेश्चन है इसमें जो आपको आर्टिकल की ज़रूरत पड़ने वाली है? एक भी क्वेश्चन नहीं है। वैसे प्री में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। आप पढ़ लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ पढ़ लीजिए आप, लेकिन आप बाकी सारी चीज़ें आप रटेंगे, इसका मतलब ये है कि बच्चों का दिमाग ख़राब कर रहे हैं ना। हम लोग का क्या है, दिमाग मेमोरी, जैसे आपका फ़ोन है ना, आपका फ़ोन जो है उसकी मेमोरी अगर भर जाती है तो प्रोसेसिंग धीरे हो जाती है ना। कॉल लगाते हैं तो देर में लगता है, कोई चीज़ सर्च करते हैं तो बड़ा देर लगता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एकदम एम्प्टी रहता है तो बहुत तेज़ी से प्रोसेसिंग होती है, तुरंत आप कोई ऑर्डर देते हैं तुरंत वो चीज़ें और सर्च करके सामने आ जाता है। सही बात है ना। आपका दिमाग भी बस सही है। न जाने कितने GB पर डे इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से टकराते हैं। मतलब आपके दिमाग में, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एक फ़िल्टर लगा सकें कि कौन सी चीज़ें मेमोरी तक जानी है, इसको स्टोर करना है, कौन सी चीज़ें बाहर ही बाहर निकाल देना है। इतना फ़िल्टर करने की क्षमता पैदा करनी होगी अब आपको। और आज तो क्या है, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है ना। आज तो हर तरफ से सूचनाओं का बाढ़ लगा हुआ है, सही गलत फेक सारी चीज़ें एकदम चली जा रही हैं। सही बात है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसे में अपने दिमाग को बचा पाना बहुत मुश्किल है। और आप में से मैं जानता हूँ, हम सभी जो है वो रील जो ऐसे चलाते रहते हैं तो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन ही तो जा रहा है दिमाग में, और उसके में भी एल्गोरिदम ऐसा रहता है, जो चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हैं वही चीज़ें वो ज़्यादा दिखाता है। सही बात है कि नहीं। अब उसमें एक चीज़ देखना शुरू किया, उसके बाद कितना टाइम चला गया, उंगली चली जा रही है। मतलब क्या है, अपने दिमाग को आप भ्रष्ट कर रहे हैं एकदम पूरी तरीके से। रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे हैं। इसका मतलब आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अपने ऊपर कंट्रोल करना। जो ये कर पाएगा वही सिलेक्शन पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इस समय। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, ये तो फिर भी बहुत आसान है। आपको 4th पेपर और ऐसे जब मैं बताऊंगा ना तो आपको ये समझ में आएगा कि यार इसको कितना सोचना पड़ेगा यार, ठीक है ना। लेकिन एक बार ट्रैक में आने के बाद कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। इतना आसान है कि अब 18 घंटा जो पढ़ने को बोलते हैं ना, 18 घंटा आप ना भी पढ़ के 5 ही घंटा पढ़ रहे हैं तो भी आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बस वही एक ट्रैक में आने वाली बात है, कितना अच्छे ट्रैक पे। एक बार सारी ऑथेंटिक बुक खत्म कर लीजिए, फिर आप घूमते फिरते न्यूज़पेपर पढ़े और सारी चीज़ें न्यूज़पेपर से करते रहिए। थोड़ा सा चैट GPT, थोड़ा गूगल, ये सब चीज़ है ही आपके पास। PYQs का आइडिया है ही आपके पास, सारी चीज़ें, क्वेश्चन आपके दिमाग में है ही है। आप घूमते फिरते भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो मेरा मानना है। पहले ये बात समझ में आ जाती तो मैं ज़्यादा अच्छा टॉपर होता, मैं भी नहीं आया, बाद में समझ में आया, है ना। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते समझ में आई सारी बातें, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या क्या समझते हैं इसमें। सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण, इसमें जेंडर इक्वालिटी, मतलब लैंगिक समानता आगे बढ़ाने में सहायक है, महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण। ठीक, चलिए इसको समझते हैं हम लोग ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले। मैंने आप लोग गुड गवर्नेंस के दौरान बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, याद आता होगा आप लोगों को, है ना। अब देखिए ज़रा, आज जो है हम किसकी बात करते हैं, गुड गवर्नेंस। ये विजिबल है ना ये कलर, कि चेंज कर लूँ, चेंज कर लूँ, चेंज कर लूँ, ठीक। तो गुस्सा होकर थोड़ी बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। मैं ऐसे गुस्सा, मैं तो डर जा रहा हूँ ना। ठीक, गुड गवर्नेंस। जानते हैं, पहले की बात अगर करें हम, यानी कुछ समय पहले, आज से 10-20 साल 25 साल पहले, जो ऐसे के टॉपिक होते थे यूपीएससी के ना, जैसे विमेंस वेलफेयर पूछता था, महिला कल्याण, ठीक है। अब आपको विमेंस वेलफेयर नहीं दिखता होगा, अब विमेंस एम्पावरमेंट दिखता होगा हर जगह। बात समझ रही ना। ये कंप्लीट क्या है, एक चेंज है आइडियोलॉजी में। आइडियोलॉजी में चेंज है, यानी एक सोशलिज्म से हम कहाँ जा रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और गुड गवर्नेंस जो है ना, आज के समय में जो डिफाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से डिफाइन हो रहा है। बात समझ की नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, आज के समय में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या हुआ, मिनिमम, है ना भाई। मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं ना आज, सही बात है ना। इसका मतलब मिनिमम गवर्नमेंट अगर है तो मैक्सिमम क्या हो जा रहा है, बताइए। मैक्सिमम बाजार, प्राइवेट सेक्टर, है ना, प्राइवेट सेक्टर, ये सब क्या हो जा रहे हैं, ये जगह जो खाली हो रही है उसको भर कौन रहा है, बाजार भर रहा है, मार्केट भर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भर रहा है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और हमको ये बात पता है कि ये जो हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट और लॉस पे ही काम करते हैं, सही बात है ना? और जब ये अपने प्रॉफिट और लॉस पे ही काम करते हैं, इसका मतलब इनके ऊपर भी एक निगरानी होनी चाहिए ना, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर निगरानी और कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब कंपटीशन क्या हो रहा है, वहाँ पे बाधित हो रहा है, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन नहीं आ पाएगा, सही बात है ना? इसका मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे, उसका कंट्रोल को क्या किया गया है, एक बुराई माना गया है, ठीक है ना? इसका मतलब फिर इसको कैसे कंट्रोल करना है ना? तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसका मतलब ये है कि एक होता है फर्स्ट पार्टी, ये क्या होता है, गवर्नमेंट और उसके सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी, है ना, वो सभी आ जाएंगे फर्स्ट पार्टी में। स्टेक होल्डर नहीं कहते हैं, ये कहते हैं गवर्नमेंट और सारे इसके इंस्टीट्यूशंस, है ना, ऑफिस वगैरह जो भी हैं। एक होता है सेकेंड पार्टी, ये क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, बाजार होता है, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर होता है, बाजार होता है। और एक क्या होता है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है जो फर्स्ट पार्टी नहीं है, जो सेकेंड पार्टी नहीं है, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइज जो हैं कैपिटल के, सोशल कैपिटल के रूप में जो भी हैं, वो क्या है, आपकी थर्ड पार्टी। क्या है, थर्ड पार्टी। जैसे एनजीओज, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे मीडिया, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत जो होता है गवर्नमेंट का पार्ट होता है, तीसरा लेवल होता है, ग्राम सभा होता है ना। इसके अलावा ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा, ऑल इंडिया हरिजन महासंघ, ऑल इंडिया ये बैकवर्ड क्लासेस जो है संघ, ऐसा कुछ बना हुआ है ना, कुछ ऐसे सोसाइटीज़, कुछ इस तरीके के ट्रस्ट, ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, वो सभी के सभी किस में आ जाते हैं, थर्ड पार्टी में आ जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? इसका मतलब थर्ड पार्टी में जो चीज़ है वो क्या है, सोशल कैपिटल ना। बोलिए भाई, समझिए, मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ना। थर्ड पार्टी का मतलब क्या हुआ, सारे जितने सोशल कैपिटल हैं, एनजीओ में भी बहुत सारे लोग मिल करके सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं मिल करके सामाजिक पूंजी का निर्माण करती हैं। उसी तरीके से अगर दूसरी किसी प्रकार के किसी जाति के आधार पर संगठन है, वहाँ पे उस जाति के लोग मिल करके सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं। बैकवर्ड क्लास का कोई अगर संघ है, दलित का कोई संघ है, तो वहाँ पर उस समाज के लोग मिल करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल बनाते हैं। ये बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे जो एक वैकेंट एरिया है, कंट्रोल वाला, निगरानी वाला, मॉनिटर करने वाला, अब उम्मीद ये की जाती है कि गवर्नमेंट नहीं बल्कि ये जो सोशल कैपिटल है वो क्या करेगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। और वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा जो एक तरीके से गवर्नमेंट पहले किया करती थी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छे से समझ में आ रही है ना? इसका मतलब आज के समय में गुड गवर्नेंस के लिए सोशल कैपिटल ज़रूरी है ना। आज के समय में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, इटर्नल बनाने के लिए सोशल कैपिटल ज़रूरी है ना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये है कि आज जो है सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सोशल कैपिटल को क्या कहा जा रहा है, वीमेंस एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के लिए, यानी लैंगिक समानता के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा है, साधन माना जा रहा है। कैसे, समझें? यहाँ तक बात क्लियर है आपको? सारी चीज़ें, सब चीज़ एक दूसरे से लिंक कर पा रहे हैं ना, कि नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं ना? तो इस चीज़ को समझना है, बार बार समझना है, ठीक है ना। और इसको समझने के बाद आपको बार बार समझ, अब आपकी ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, है ना, ये पब्लिश होगा यूट्यूब पे भी, ये वाला जो क्लास है, और आपको मिलेगा उड़ान वाले चैनल पे, चले जाएगा यूट्यूब पे, और वहाँ से बार बार इस लेक्चर को सुनिएगा और आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। कितना अच्छे से आप एकदम अच्छे से कनेक्टिविटी करके बहुत अच्छे से सजा के अपने आंसर को लिख पाते हैं, कितना अच्छा समझा सकते हैं, वो सारी चीज़ें करके देखिएगा और आप लिख पाएंगे। आपको एक आंसर लिखने में 5 से 10 घंटा भी लग सकता है, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक, समझ आई बात, है ना? तो चले हम आगे इसमें, समझें, है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, आप बहुत ध्यान से पढ़िए। सोशल कैपिटल समझ में आ गया ना? आ गया, ठीक है। कोई सोसाइटी बन रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन रही हैं, एसोसिएशन बन रहा है, ये सभी क्या है, आपके सोशल कैपिटल है।
अब ये बताइए आप, आज के समय में सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, गवर्नमेंट और बाज़ार पे कंट्रोल के लिए, अपनी बातें, अपने हित को ज़्यादा से ज़्यादा उभारने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए, सरकार पर प्रेशर बनाए रखने के लिए, अपनी डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए आज सोशल कैपिटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? है ना। इसका मतलब ये है कि एक अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आज की ज़रूरत की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो क्या है? सोशल कैपिटल। भारत में सोशल कैपिटल के जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं जो हैं वो आती हैं, और आप क्या क्या सुझाव देंगे भारत में सामाजिक पूंजी के निर्माण के लिए? ये अगला क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी का। भारत में सामाजिक पूंजी के निर्माण में बाधाएं, उसके दुष्परिणाम, ऑब्स्टिकल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोशल कैपिटल इन इंडिया, इस कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम उसके क्या क्या हैं, एंड योर सजेशंस। ठीक, दिमाग का दही तो नहीं हुआ ना आप लोगों का? अभी ठंडा ही है? ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा समझना शुरू करते हैं, तो कहानी सुने, कहानी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। कैरेक्टर आप ही लोग होने वाली हैं, लड़कियां ही, क्योंकि क्वेश्चन लड़कियों से संबंधित ही है। ठीक, तो आप लोग का यही नाम रहने दें या बदल दिया जाए? है नाम जैसे सुग्गा और वो मैना देवी और राम कटोरी और मैना और पता नहीं क्या क्या, कोयली और कोयलिया, क्या बहुत सारे नाम होते हैं गांव में ना। तो किसको कौन सा नाम पसंद है वो अपना नाम रख ले। ठीक है, जाने देते हैं, नाम जो है आपका वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग गांव में हैं एकदम, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ गांव, आमतौर पे जो ट्रेडिशनली दिखाई पड़ता है इंडिया में, गांव में चले जाइए तो जैसा दिखाई पड़ता है वैसा। गांव में महिलाओं की स्थिति क्या होती है आपको पता है? अच्छे से पता है। पुरुषवादी जो समाज है वो आपको कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है समाज में मतलब फ्लोट करता रहता है। उसी में ही छत्तीसगढ़ में एक जो चीज़ टोन्ही प्रथा, गांव की किसी महिला को क्या कर दिया जाता है? टोन्ही घोषित कर दिया जाता है, और ऐसी ऐसी कहानी बना देते हैं ये लोग ना कि उसके बाद फिर ये है कि महिलाएं जो है बड़े दायरे में रहती हैं। कोई अगर महिला ज़्यादा उचकने लगे या उसके पक्ष में बोलने लगे तो उसको भी बता देते हैं टोन्ही से इसके साथ संबंध है। मैंने दिवाली के दिन रात को इन दोनों को झूमते हुए देखा था नदी किनारे। कहानी बनाते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। आप अब समझदार हो जाइए कि कितनी ज़बरदस्त कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है महिलाओं के खिलाफ। पुरुषवादी समाज में क्या क्या चलता रहता है, इससे आपको होशियार होना पड़ेगा। और सीधे साधे भारतीय सज्जन लोगों से के खिलाफ पूरी दुनिया में पूंजीवादी ताकतें क्या क्या साजिश करती हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और आप चाहे अनचाहे इस बाज़ार का हिस्सा बन चुके हैं, जो क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल नीड बाज़ार पैदा कर रहा है आप उसके पीछे भागते रहते हैं। ऐसे आया हुआ है सब पे। जितनी बातें कर रहा हूँ ना मैं आपको, ऐसे जब बताऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए सारे ऐसे जो है जो क्लास में बात हुई है सारे के सारे ऐसे आए हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग ये बात समझ में आएगी तो शायद पढ़ना अच्छे से शुरू कर दें, बात माने आप लोग, है ना। तो हम लोग वापस आते हैं। तो अब एक महिला की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुबह मतलब एक घर की अच्छी लड़की बहू किसको माना जाता है? सबसे पहला जो टैग लगाया जाता है जो संस्कार, बहुत संस्कार वाली लड़की है, भोर में सबसे पहले उठ जाती है और फिर उसके बाद गाय गोबर का साफ वाफ करके फिर सारा चीज़ करके दूह के पूरा एकदम तैयार, बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बनाना, सबके लिए नाश्ता। उसके बाद पानी भरने, गांव में पानी की समस्या रहती थी, दूर दूर कुएं से पानी भर के ले आके सब पूरा घर का पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, सब तैयार एकदम। उसके बाद सब लोग उठ रहे हैं, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, सबको नाश्ता सर्व कर रही है, सब कुछ कर रही है वह। ठीक है, ठीक, एक महिला ही तो है, इंसान ही तो है, जिसमें संस्कार में कहीं भी खाने पीने की बात उसकी नहीं आती है, बस उसकी ड्यूटी आती है सही बात? सोच के देखिए गहराई से आप।
है ना। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसकी ड्यूटीज़ आती हैं, उसके राइट्स नहीं आते हैं संस्कार में, है ना। रात को भी सबसे लेट में सोती है, सबसे, मैंने आज तक उसको खाते हुए देखा ही नहीं कब खाती है, सबको खिलाने के बाद कब खाती है। फिर उसके बाद रात को जो है सास ससुर को पैर दबाती है, फिर उसके बाद पति की सेवा करती है, पता नहीं कब सोती है। उसका सब सुबह उठ के देखो तो सारा काम हुआ पड़ा रहता है, सबसे पहले उठ भी जाती है। हमारी बहू तो भैया कोई बहुत पुण्य काम किए हैं तभी हमको ऐसे मिली। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपने कभी एक बार सोचा कि मेरी बहू जो है उसकी नींद पूरी हो रही कि नहीं हो रही है, खाना खा रही है तो खाने में उसको पौष्टिक सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दिन भर जगी रहती है, काम करती रहती है, इसका मतलब ये है कि उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। उतना दूर पानी लेने जाती है तो थोड़ा सा इंतज़ाम करके हैंडपम्प वगैरह घर के सामने लगवा दिया जाए। कभी नहीं, इसकी कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये संस्कार में सारी चीज़ें क्राइटेरिया नहीं है। बात समझ में आई? अभी एक ऐसी महिला जिसकी सोसाइटी ऐसी है, उसके कल्याण के बारे में सोचेंगे कि उसके सशक्तिकरण के बारे में सोचेंगे? आप सशक्तिकरण के बारे में तो सोच ही नहीं सकते ना भाई, क्या सोचेंगे बताइए ना। सशक्तिकरण का मतलब ये है कि वो इकोनॉमिकली जो है क्या हो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, घर के डिसीजन मेकिंग, बाहर के डिसीजन मेकिंग में वो उसका पार्टिसिपेशन हो। क्या है ऐसा? कतई नहीं है। और आपने जिस तरह के सिस्टम बना के रखा हुआ है, वो सारे सिस्टम से उसका और ज़्यादा क्या हो रहा है, डिक्लाइन ही हो रहा है, वो ऊपर आ ही नहीं सकती। सही बात है कि नहीं? तो अब जो है, अब गवर्नमेंट जो है बहुत लंबे समय तक तो वेलफेयर चलाती रही ना भाई। आपके स्वास्थ्य की सुविधाएं, आपको महीने का इतना पैसा, बच्चे पैदा होने पर आपको इतना पैसा, आपको पौष्टिक आहार, आपको आंगनबाड़ी की सुविधा, आपको टीकाकरण की सुविधा, सब तो दे रही है। ये क्या है? वेलफेयर है। लेकिन क्या इससे महिलाओं की किसी स्थिति में परिवर्तन हुआ, स्टेटस में चेंज आया? नहीं आया ना। इसका मतलब क्या है? समय के हिसाब से अब कुछ बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। अब क्या होगा, अब महिलाओं के हम जो वेलफेयर की जो बात कर रहे हैं, उस पॉलिसी में चेंज करके अब हम क्या करेंगे, वो सारे प्रयास करेंगे जिससे उनका क्या हो सके, एम्पावरमेंट हो सके। और ये जो चीज़ होगी एक सोशल कैपिटल के माध्यम से किया जाएगा। सोशल कैपिटल क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, कुछ आप कोऑपरेटिव सहकारी समिति बना लीजिए, दूध वगैरह का धंधा शुरू कर दीजिए, ये सारी चीज़ें है ना। अब देखिए, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? जेंडर बस्टिंग कर रही है। जेंडर बस्टिंग करी यानी बजट में महिलाओं के लिए एलोकेशन, है ना। अब जैसे मान लीजिए पेयजल की सुविधा देना है, अगर ड्रिंकिंग वाटर की अगर फैसिलिटी देनी है, इसका मतलब वहाँ पे जेंडर बस्टिंग में स्पेशल प्रोविज़न किया जाता है कि हर घर के इतने मीटर की दूरी पर एक हैंडपम्प लगाया जाएगा, जिससे महिलाओं को दूर दूर कुआं में जाकर पानी खींचना और लाना ले जाने में उनकी सेहत नहीं खराब होगी, घर के सामने मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके घर के सामने अगर हैंडपम्प लग गया, इसका मतलब उतनी दूर जाने आने का जो थकान, बीमारी, कमज़ोरी, टाइम, ये सारी चीज़ें जो होती थी, और इतना थक जाने के बाद आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता था, जहाँ पढ़ते थे वहीं ऐसे करके सो जाते थे। गांव की महिलाओं को देखिएगा आप इस तरीके से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर जेंडर बस्टिंग के थ्रू गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, उसमें क्या हो रहा है कि अब घर के सामने ही आपको क्या मिल जा रहा है? हैंडपम्प मिल जा रहा है, तो आप थकेंगे नहीं। दूसरा ये है कि पानी वहीं पे मिल जा रहा है, इसका मतलब वो टाइम भी आपका बच जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है पोषाहार मिशन चलाई हुई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी से आपको बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ दी जा रही है, आयरन की और इस विटामिन की, ये सारी चीज़ दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ महिलाओं के पास समय भी बच रहा है, थोड़ा सा उनकी सेहत भी ठीक हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब क्या हुआ, आप सारी महिलाएं जो हैं, जब खाली टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा बैठने का मन करेगा ना। उसके बाद आपने बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि अब टाइम मिल रहा है आपको ना, अब आपको टाइम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि अब आपने बैठना शुरू कर दिया। अब शुरू में मिले तो आप क्या करने लगे, अपने सास ससुर की, अपने पति की, अपने सारे ससुराल के पक्ष की, सबकी आपने क्या की, आलोचना शुरू कर दी। अरे मारा बहनी बहुत खराब, मेरी ननद तो इतनी ख़राब है कि मुंह नोच लेने का मन करता है ना। अरे बहनी तुम्हारा तो इतना ही है, और मोर जो पति है ना वो तो एकदम ख़राब है। हमारे सास ससुर मतलब तो ऐसा लगता है कि गला टीप दूँ है ना। तो इस तरह की बातें करते हैं आप, क्यों करते हैं? इसको बुरा नहीं मानना है। इसी में ही क्या होता है, एक टैग लगाने लगता है पुरुषवादी समाज। देखो महिलाएं लोग यही बात करती हैं, ये कहाँ से ऊपर आएंगी, इनके पास यही बात है, कहीं और निवेश, कोई रिस्क लेना, ये सब कोई बात ही नहीं इनके पास, यही सब चुगली बुराई यही सब है।
ठीक है ना। वजह ये नहीं होता है, वजह क्या होता है, वजह ये होता है कि उनको आपने अभी ऐसा मौका दिया ही नहीं, वो अंदर से भरी पड़ी हैं एकदम पूरी तरीके से, है ना। इसका मतलब ये है कि जिस दिन इनका अंदर से पूरा गुब्बार निकल करके बाहर आ जाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने विकास के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने डिसीजन मेकिंग के बारे में, ओवरऑल अपनी एम्पावरमेंट के बारे में बात करना शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से मैं ये सब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, गलती से भी पुरुष जो है इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल ना हो जाए महिलाओं के खिलाफ, ये ध्यान हमेशा रखना है आपको, ठीक है ना। इसीलिए महिलाओं के लिए आपका जो विचार है उसको आपको बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा, नहीं तो आधी आबादी इसी वजह से बाहर है, और इसीलिए हम देश जो है हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। खाली नारेबाजी में हम विश्वगुरु हैं, लेकिन जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। बात समझिएगा इस चीज़ का, है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब महिलाएं जो धीरे धीरे ये बात समझ में आई, उसी दौरान सरकार ने अपनी जो पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है ना, उसी पॉलिसी के तहत क्या हुआ, आंगनबाड़ी में एक दिन क्या हुआ, पूरी गांव की महिलाओं को एक मीटिंग बुलाई गई, और उसमें एक बैंक का अधिकारी और कुछ इसे इन्फ्लुएंसर जो थे उनको भेजा गया गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ आने के बाद उन महिलाओं को बुला करके सारी, होता होगा ना ऐसा आंगन गाँवों में, देखते होंगे आप, है ना। तो वो बताना शुरू किए, आप लोग क्यों नहीं एक स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, आप लोग महिलाएं आपस में मिल लें, मिल करके स्वयं सहायता समूह बना लें, और आप लोग आपस में मिल करके एक ज्वाइंट अकाउंट खोल लें बैंक में। आपको एकदम क्या होगा, बहुत ना के बराबर ब्याज में, बहुत आसान किस्तों में आपको क्या मिल जाएगा, लोन वगैरह मिल जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग मिल जाएगी, मशीन वगैरह लेना होगा, मशीन सब मिल जाएगा आपके यहाँ लोकल लेवल पे, बिना इन्वेस्टमेंट के। अगर आप कोई निवेश करना चाहते, बिना मतलब कोई मतलब वो स्टार्टअप लेना चाहते हैं, इसका मतलब आप ले सकते हैं। तो नरगिस बोलती है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो बोले कि क्या किया जाए, है ना। तो हिमांशी बोलती है कि हम लोग के यहाँ आलू बहुत एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है एकदम, है ना। ऐसा करते हैं कि हम लोग क्यों ना चिप्स बनाया जाए। तो निधि बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है तोर, है ना। तो उसके बाद फिर क्या होने लगता है, गांव में ही सारी, इसमें कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो निशा घर से अपना सारा चीज़ लेकर के आ रही है, दिशा सॉरी भूल जाता हूँ ना, ठीक है ना। और उर्वशी अपने घर से बहुत सारे सामान लेके आ रही है, रेशमा अपने घर से लेके आ रही है, हिमांशी, है ना, निधि, पिंकी, सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ ले करके आ रहे हैं, और वहाँ पे बिना पैसा के एक शुरुआत हो गई। किस चीज़ की, चिप्स बनाने की। चिप्स बनाने के बाद आपने क्या किया, गांव में कुछ लड़के होते हैं जो एकदम फ्री रहते हैं, तो आपने अनुराग को पकड़ लिया, इधर आ, उसके बाद चिप्स बना करके टोकरी में भर के उसके सर पे लगा दिए, है ना। उसका बोले कि जाके स्टेशन, पास में रेलवे स्टेशन था, बेचो वहाँ पे। और आपने बहुत टेस्टी बनाया उस चीज़ को, बहुत सस्ता भी मिल रहा था। वो गया, 1 घंटे में पूरा पापड़ बेच दिया उसने, पैसा आ गया। उसके बाद आपका हौसला बढ़ा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ तो पैसा आया ना भाई, वैसे तो आपके हाथ में पैसा नज़र ही नहीं आता था ना। धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर बैंक के अधिकारी और आने लगे, फिर उसके बाद बताया कि आप लोग क्यों नहीं एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, आपके जॉइंट अकाउंट में ये फ़ायदा है, ऐसा है वैसा है, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें समझाए। वैसे महिलाएं किसी ऑफिस में जाकर बात कर सकती थी क्या, नहीं, अकेली महिला तो कतई नहीं ना। यहाँ समूह में है तो हिम्मत बंधेगी ना, आप जाएंगे वहाँ पे जा कर के, फिर वहाँ बैंक मैनेजर को खास इंस्ट्रक्शन है कि महिलाओं पर विशेष ध्यान देना है। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सभी प्रशासनिक अधिकारियों को महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देना है। बात समझ में कि नहीं आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, पॉलिसी लेवल पे ये बातें हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक अधिकारी देखा तो अरे 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 आइए 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 आइए, अरे चेयर ले आओ, चेयर ले आओ, चाय ले आओ, या ले आओ। अब महिलाएं इन तरीके की इज्जत के पहले कोई इनके पास था ही नहीं ना, आइडिया ही नहीं था किस तरह की इज्जत, वो तो बेचारी डरी सहमी रहती थी ना। अब वहाँ पे बाकायदे चेयर पे बैठाया गया, तो जो पहले ऐसे करके ऐसे घूंघट निकाल के दांत में दबा करके जाती थी ना, उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसे सर पर से घूंघट उतर गया, ऐसे करके ऐसे बैठे हुए थे एकदम इस तरीके से, है ना। तो उसके बाद बात करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस आ गया ना भाई। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, बहुत छोटी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा वो प्रोसीजर बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपका क्या हुआ, अब आप जो है वहाँ पे ये सारी बातें बताए, तो फिर बैंक मैनेजर ने सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई आपको। फिर उसके बाद उसने पूरी मदद की आपका एक अकाउंट खोलने में, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का, है ना। उसके बाद सारे फ़ायदे और सारे नुकसान सब कुछ समझा दिया उसने। अब एक महिला जो है लोन लेने की हिम्मत अकेले तो नहीं कर सकती ना,
सही बात है ना। लेकिन इतने सारे लोग अगर ग्रुप में रहेंगे तो इसका मतलब सबकी हिम्मत बढ़ेगी, हम लोग मिलजुल करके चुका देंगे, है कि नहीं। तो आपने क्या किया कि अपने पापड़ वाला जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए आपने कहा कि पैकेजिंग की अच्छा सा एक मशीन और ट्रेनिंग चाहिए थी। तो बोले बिल्कुल मिलेगा। और आपको क्या हुआ, लोन पे मशीन मिल गई और इसके अलावा फ्री में आपको ट्रेनिंग दी गई, सारी चीज़ें वहाँ पे हो गया। अब आप क्या करने लगे, जो चिप्स था ना उसको पैकेट में पैक करने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस पैकेट में आपका 10 चिप्स जो है, जो 2 रुपये 3 रुपये का होगा, उसको आप 10 रुपये में बेचना शुरू कर दिए। आपका प्रॉफिट बढ़ गया ना, और धीरे धीरे आपकी ब्रांडिंग होनी शुरू हो गई, आप एडवर्टीजमेंट वगैरह सारी चीज़ करना शुरू कर दिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे आपके पास क्या होगा, पैसा बढ़ता जाएगा ना, पैसा बढ़ता जाएगा, आपके अकाउंट में वहाँ पैसा बढ़ता जाएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें पैसे निकालेंगे भी, आप अपने पर्सनल अकाउंट भी खोलना शुरू कर देंगे अब, है ना। अब क्या हो रहा है, पति जो गांव में ज़्यादातर क्या होता है, लोगों के पास जो कैश होता है ना वो बहुत न के बराबर होता है ना। खेती बाड़ी करनी है तो बीज लाने के लिए नया खाद लाना है, ये करना, पैसा नहीं है। तो आपने क्या कहा, ए जी घबराइए नहीं, ये लीजिए पैसा, है ना, बीज ले आइए, खाद ले आइए और बहुत अच्छी खेती कीजिए इस पर, है ना। तो इसका मतलब ए जी जो है खुश हो गए। अब ए जी जो है अब ए जी जो है नया खाद, नई बीज, सारे आधुनिक वाली चीज़ें ले आए, है ना। उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत अच्छी खेती करने लगे, थोड़ा सा वहाँ बचत होने लगी, इनकी बचत भी बढ़ गई। उसके बाद धीरे धीरे क्या करने लगे आप लोग, साइंटिफिक एग्रीकल्चर करने लगे, मतलब आप ट्रैक्टर ले आए, बाकी मशीनें वगैरह धीरे धीरे, तो आप धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब आपके एजी जो है ना, अब घर में क्या होगा, कोई काम होगा अगर, तो इसका मतलब बुलाएंगे, एजी सुना था, बुलाएंगे आपको, है ना। फिर बुला करके ये चीज़ ऐसे ऐसे करना है। मैं बहुत टिपिकली वैसे नहीं बोल पा रहा हूँ ना, लेकिन अच्छा लगता है बोलना। तो अब एला कैसे करना है, पहले पत्नी से पति कुछ पूछता नहीं था, अब क्या कह रहा है, सलाह ले रहा है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, है ना। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, सलाह लेना, अभी तो सलाह लेने, धीरे धीरे वो डिसीजन लेने लगेगी ना। वो फिर अगले साल क्या हुआ, वो बोलेगी कि मैं सोचती हूँ कि अपनी बेटी को ना पढ़ाऊँ अच्छे स्कूल में। पहले ये बात नहीं कह सकती थी, सही बात है ना। और पति अगर बोले अरे कहाँ ये है वो है, बोले नहीं ये सब फालतू का भ्रम है, इसको पढ़ाना है। अब क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन लेने लगे तो एम्पावर हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब घर के अंदर, और धीरे धीरे क्या हुआ, आपका सोसाइटी में क्या होने लगा, इज्जत बढ़ गई, डिसीजन मेकिंग पावर आपको मिलने लगा, ये सारी चीज़ें होने लगी। कैसे, आप इकोनॉमिकली क्या हुए, स्ट्रांग हुए। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, यानी सोशली एम्पावरमेंट हो गया आपका। अब धीरे धीरे क्या हो गया, आप गांव की पंचायत में आप इलेक्शन में खड़े हो गए, इकोनॉमिकली एम्पावर हुए, फिर सोशली एम्पावर हुए, उसके बाद फिर पॉलिटिकली हो गए। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अब आप इलेक्शन लड़ने लगे। अब इलेक्शन लड़ने के बाद हो सकता है कि 5 साल 10 साल में आप क्या करने, एमएलए का चुनाव लड़ रहे, एमपी का चुनाव लड़ रहे। अब बताइए आप, सोशल कैपिटल के थ्रू एक महिला का एम्पावरमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, यही क्वेश्चन है ना। मेरी बात समझ में आई, अच्छे से समझा के लिख सकते हैं ना, ऐसे समझा के लिख देंगे ना तो जो आपका एग्जामिनर होगा ना, आप लोगों को दिल दे बैठेगा एकदम, बोले यार क्या गजब का है, मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं है, समझ के आने वाली बात है। या सारी चीज़ें तो ऐसा है जैसे एकदम मतलब फ्लो में बह रहा है, एकदम नदी की धारा की तरह। ठीक, लिख पाएंगे अच्छे से, ठीक। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। अब आपको न्यूज़पेपर में क्या ढूंढना है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम आपको ढूंढना है एग्जाम्पल लिखने के लिए, है ना। मैंने सारा समझा दिया आपको। अब न्यूज़पेपर से आपको सिर्फ एग्जाम्पल ढूंढने हैं और वो नाम के साथ वहाँ पे मेंशन कर देना है। आपका आंसर जो है ना द बेस्ट हो गया। अब बताइए ऐसे लिखने के बाद वो नंबर देने पर मजबूर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक, तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से, ये है यूपीएससी की तरह तैयारी। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऐसे स्टोरी क्यों, आप न्यूज़पेपर में ऐसी स्टोरी आती रहती हैं भाई, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी को तो अप्लाइड आंसर कहते हैं ना, विद एग्जाम्पल आप चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज यहीं तक रहने दें। मज़ा आया बहुत, या थोड़ा बहुत मज़ा आया। ठीक, चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, कल हम लोग फिर बात करते हैं ना। बस दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत ठीक रहे, है ना। ठीक, तो अगला जो पार्ट है ना, अभी तो हम लोग 6 कर लिए ना, 7, 8, 9 सारे क्वेश्चन इसी तरीके से मज़ा आने वाले हैं।
ठीक। लेकिन घर जा करके थोड़ा से सारी चीज़ें रिकॉल कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, बार बार देख के समझिएगा और इस पे से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश। अब थोड़ा डूब जाइए पढ़ाई में ना, ज़्यादा दिन नहीं है, 1-2 साल की मेहनत है, फिर प्रॉपर आईएएस, कितना मज़ा आएगा ज़िंदगी का, है ना। ठीक, बस यही सोचते रहना। ठीक है, थैंक यू।